हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास के हमारी दुनिया 4 चैप्टर। इसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल और रूप है। इसमें पढ़ना है पहाड़ क्या है और पहाड़ी क्षेत्र और प्रमुख जो है इसमें वो सब पढ़ना है। मैदान क्या होता है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इसमें पढ़ाई करना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पठार, पर्वत और मैदान पढ़ना है। बस तीन ही इसमें पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। ये देखिए, सागर है, मैदान है, पठार है और ये पहाड़ है। जो पृथ्वी पर जो है विभिन्न विभिन्न स्थल रूप है। इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें भी वैसा कुछ मतलब दिया गया नहीं है। ये मैदानी भाग है, उसी के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें कह रहा है चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। जो चिकनी मिट्टी होता है उसको केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। देखिए, केवाल माटी जहाँ रहता है ना, वहाँ पे धान की फसल ज़्यादा होता है। और दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। दलदल जो मिट्टी होती है ना, उसमें दलहन जैसे दाल वगैरह, चना का दाल हो गया, ये सब खेती ज़्यादा होता है। बस इसमें यही है और इसमें कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ से फिर है, देखिए, भूमि प्रदेश का जो मैदान होता है, शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। देखिए, जैसे कि समतल जहाँ पे भूमि रहेगा उसी को ना हम लोग मैदान कहेंगे, वही बात है इसमें। बस मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। समुद्र से मतलब वो नीचे या ऊंचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। यह प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। कहीं कहीं बात ऐसा होता है ना दोस्तों कि स्थानीय मिट्टी में अंतर हो जाता है। कहीं पे बलुई मिट्टी होता है तो कहीं पे चिकनी मिट्टी हो जाता है। बस तो वही थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो जाता है। इसमें देखिए, मैदान जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अपवर्तन मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान और आगे इसमें दिया गया है रचनात्मक मैदान। पहले ये जानते हैं अपवर्तन मूलक मैदान क्या है। वे मैदान जिनकी संरचना में अपवर्तन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है अपवर्तन मूलक मैदान कहलाता है। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर में यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। जहाँ पे अपवर्तन की क्रिया हो का मतलब प्रमुख जहाँ हाथ मतलब ज़्यादा होता हो। निक्षेपक मूलक मैदान क्या होता है? निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपक के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान। जैसे कि इसमें कहा गया है नदियाँ, जैसे कि जो नदियाँ में जो पानी जो होता है आगे जो होता है किनारा होता है, उसी को बताया गया है निक्षेपक मूलक मैदान। रचनात्मक मैदान, इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होती है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। मैदानों के क्षेत्र में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्र में सड़क, जलमार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाओं आसानी से प्रदान की जा सकती है। जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे समतल भूमि रहेगा वहाँ पे तो दोस्तों ये सब आसान ही रहेगा। सड़क हो गया, सड़क का मार्ग बनाने में आसान होता है, रेलवे लाइन बनाने में सुविधा होती है। इसमें शिक्षिका जो है शिक्षिका ने कहा बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के
दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग है, फैला हुआ है, मतलब पूरा मैदान ही मैदान है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। देखिए ये मैदान कहाँ से है, पश्चिम में पंजाब से लेकर के और पूरब में असम तक ये मैदान है। ये इम्पोर्टेंट है। यही इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान कहलाते हैं। देखिए पंजाब, पश्चिम पंजाब से लेकर के पूरब में असम तक का जो मैदान है इसे सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान कहलाता है। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? अन्न उत्पादन, वहाँ पे अनाज ज़्यादा होता है। इससे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान को और क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें नीचे कुछ नहीं दिया गया है, देखते हैं क्या है। शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी हैं। क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं सिर हिलाया। शिक्षिका ने बताया, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। देख, पठार जो होता है उसका भाग जो होता है ऊपर में सपाट टाइप से होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठार की जो ऊंचाई होती है मतलब 100 मीटर से लेकर कुछ हजार मीटर तक ही हो सकती है, उसी को हम पठार कह सकते हैं। अगर उससे अधिक होगा तो उसको पठार नहीं कह सकते हैं। कुछ पठार तो 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। जैसे कि कुछ जो पठार होते हैं वो हजारों किलोमीटर में फैले हुए होते हैं। हमारे देश में ढक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार, इससे अच्छा उदाहरण तिब्बत का पठार संसार का सबसे बड़ा ऊंचा पठार है और पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो पठार होता है, पठार की आसपास के जो भूमि होती है उससे वो ऊंचा होता है और उसका जो ऊपर का जो भाग होता है ना वो सपाट होता है। और इसमें ये बताया गया है कि देखिए हमारे देश में जो तिब्बत का पठार है वो संसार का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है और पामीर का जो पठार है वो संसार की छत कहा जाता है। उसको पामीर की पठार को संसार का छत कहा जाता है। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। राजू पूछ बैठा, इन पठारों में क्या मिलता है? ये जो पठार होते हैं ना दोस्तों, इसमें खनिज का भंडार होता है। आगे देखते हैं। देखिए पर्वत इसमें बताया गया है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होता है और पहला पर्वत वलित पर्वत होता है, बृहस्पति पर्वत होता है और ज्वालामुखी पर्वत होता है। देखिए इसमें आगे पढ़ने के लिए है, बताते हैं। मनोज बोला, दीदी जी मेरे पश्चिम चंपारण जिला में भी तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, जिसे तुम पठार कह रहे हो वे पठार नहीं बल्कि पर्वत है, क्योंकि पर्वतों के ऊपर हिस्से सपाट नहीं होते। पर्वत का जो ऊपरे वाला हिस्सा होता है वो सपाट नहीं होता है और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबे श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसे श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं?
बहुत संकीर्ण होते हैं और ये लंबे रूप में फैले होते हैं। जैसे कि लंबा हो रहा होगा, जैसे मंदिर जैसा रहता है ना, ऊपर लंबा टाइप से रहता है, वैसा ही हो रहा होगा। आप लोग पर्वत की श्रेणी तो देखे ही होंगे। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियां निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी निकलती हैं। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहां भी वर्षा का जल के कारण नदियां निकलती है। देखिए, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसमें से नदी निकलती है ना, उसमें से नदियाँ निकलती है। और अरावली जो पर्वत है उस पर बर्फ नहीं जमी रहती है, लेकिन वर्षा के कारण वहाँ वर्षा अधिक होता है, इसके कारण वहाँ से नदी निकल जाती है। देखिए, ये हिमालय पर्वत के स्थित चोटी, एवरेस्ट चोटी है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर्वत पर बर्फ नहीं जमती है। देखिए, हिमालय पर्वत का जो लंबाई है अभी कितना है, 8,850 है मीटर, और अरावली पर्वत उसका ऊंचाई कम है, उस पे बर्फ नहीं जमी हुई होती है। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ भी तो बर्फबारी हुई है, दीदी मनोज ने कहा। हाँ, हुई है, और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है, दीदी बोली। देखिए, सीढ़ीदार खेत है। सीढ़ीदार खेत कहाँ है? सीढ़ीदार खेत कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड में होता है ये सब खेती, सीढ़ी नुमा। पर्वत का आकार एक जैसा नहीं होता है। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं हैं, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर है, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बाबर हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। राजगीर तो आप लोग गए होंगे दोस्तों, राजगीर में बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाना चाहिए, घूमना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे, राजगीर जाकर देखना चाहिए एक बार। दीदी कहती गई, सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, जितने भी बच्चे थे सब ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। जो पानी निकलता है नदी से, उसका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं या पनबिजली उत्पादन के लिए करते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वत पर तो आप लोग को पता होगा, वनस्पति तो पाया ही जाता है, जो पर्वत से ही तो ले गए थे हनुमान जी सजीवन बूटी लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए। इनसे हमें लकड़ियां, चारा, औषधियां आदि प्राप्त होते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है, यहाँ खेती करना भी कठिन होता है, लेकिन खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। कि उत्तराखंड में ना दोस्तों सीढ़ीदार नुमा खेत होता है, खेत बनाते हैं किसान, उसी पे खेती करते हैं। देखिए, घने जंगल, अधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है। देखिए, जब मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, सीढ़ीदार नुमा खेती बनाना पड़ेगा, फिर उस पर करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा होगा ना, और कठिन जीवन भी होगा वहाँ पे। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है।
देखिए एक पर्वतारोहण है, जो खेल है, जो पर्वत के मतलब ज़्यादा, जो पर्वत ज़्यादा ऊंचा होता है उस पर खेला जाता है। सैलानियों के लिए ये पर्यटन स्थल आकर्षक के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं। शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। शिमला और कश्मीर तो आप लोग जान ही रहे होंगे, वहाँ पे तो हमेशा बर्फ ही जमा रहता है। हमेशा नहीं, लेकिन ठंडा का मौसम में ज़्यादा हमेशा उधर ठंड पड़ती है। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में भी ऐसा देखा है। राहुल बोल उठा। बिल्कुल सही कह रहे हो। दीदी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। देखिए इन लोग स्कीइंग कर रहे हैं। दीदी ने बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत, इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंखवाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत है। जो वलित पर्वत है उसका सतह जो होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, मतलब ऊंचा नीचा होता है, और शिखर जो होता है वो शंखवाकार भाग होता है। शंकु आप लोग पढ़ते हैं ना, वैसा होता है। भारत में कौन सा पर्वत है वैसा? हिमालय पर्वत है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। बृहस्पति पर्वत पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। 2 दरारें के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस उठे भाग को बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत जो है भारत का बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थ के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वत का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे देखिए ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है तो जब वो ठंडा हो जाता है तब एक लावा जो होता है वो जम जाता है, जिससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इटली का विसियत पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइसलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। जिसका कम ऊंचाई हो उसको पहाड़ी कहा जाता है, और जिसका ज़्यादा ऊंचाई हो उसको पर्वत कहा जाता है। मैदान, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। शिक्षिका ने कहा कि अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसा नहीं रह गया है, तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों? शिक्षिका बोली, बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। देख रहे हैं दोस्तों, भारत का जनसंख्या नंबर 1 पर आ गया। कितना जनसंख्या बढ़ रहा है भारत में। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें बढ़ी है। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटन पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों के परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं। देखिए अब सच बात है, अब पठार और पहाड़ अब पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि सड़क निकालना है,
रेलवे लाइन बिछाना है तो उसमें इसको कटाई करके और इसको निकाला जाता है सब। और जंगल को भी काटा जा रहा है धीरे धीरे, तो वो सब विलुप्त हो रहे हैं ये सब चीज़ें प्राकृतिक, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखाने के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसीलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है। प्राकृतिक जो पहले का जो प्राकृतिक सुंदरता था अब घट रही है। पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपयोग कृषि कार्य में, कल कारखाने में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसीलिए इसका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिन में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का ज़बरदस्त सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे आवास भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कहाँ से रहेगा इंसान? धरती तो इतना ही है ना, धरती तो नहीं बढ़ रही है, तो प्राकृतिक सुंदरता तो घट रही है। वन कटाएगा तो वहाँ पे प्रदूषण होगा ही। इंसान जहाँ पे इंसान है वहाँ पे प्रदूषण क्यों नहीं होगा? प्रदूषण होना ही है। देखिए ये क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग बनाइएगा। देखिए, पठार के ऊपर की सतह होता है कैसा? अभी हमने पढ़ाया, सपाट होता है। धान की फसल के लिए प्रयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी है, और है सब। देखिए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए अभी हमने कहा था ना, संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर पठार को। आप लोग बनाइएगा अपने से, इसमें कुछ कुछ बना दिए हैं आप, और अपने से आप लोग बनाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।